सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं तो कमरे के अंदर ना वो बंदे की डेड बॉडी बेड के ऊपर पड़ी होती है और उसकी बेटी जो कशफ है वो उसके साथ जो है ना लिपटी होती है और रो रही होती है, चीख पुकार हो रही होती है। इस बंदे को काफ़ी देर से मतलब ये परेशानी थी और वो परेशान रहता था कि इसका किसी ने जानी नुकसान कर देना। जो बच्ची का अंदाज़ था बताने का उसमें वो अवॉइड करना शुरू हो गई थी। अच्छा, हमसे मेरे से ना मेरे सवालों का भी जवाब उस तरह नहीं देती थी, लेकिन मुझे फील होता था कि इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी बात है जो ये मुझे नहीं बता रही। अब मैंने सोचा कि इसकी जो बेटी ना बड़ी, इसको मैं पुलिस स्टेशन बुलवाऊँ। घर जाके ना अब हमने देख लिया, काफ़ी बार देख लिया, बहुत चीज़ें देख ली हैं, तो ये ना किसी साइड पे नहीं जा रहे। मुझे कहता सर जी दसो मेरी जान किस तरह छूट। 10 मिनट का मुकला, तो मामला भी पुराना हो गया, तू ही मुद्दई है, तू नहीं उठाया हुआ है, तू चुप कर जा, मुझे फीस दे, हम फाइल बंद करते हैं, खत्म बात। कहता जी बताएं। मैं तो यार 20 लाख रुपये। कहता सर जी ये तो बहुत ज़्यादा है, मेरे पास तो 20 लाख नहीं है। मैं कहा पुत्र है प्रॉपर्टी ये वो सारियां चीज़ां तेरे को ही आनी है, तेरी भैन का ही है ना, सारा कुछ तो तेरा ही है, तेरी भैन तेरे नाल प्यार ही बड़ा कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, लाहौर के इलाका लिटन रोड में 2011 में एक सरकारी मुलाजिम को उसके घर के अंदर बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस मौका पर पहुंचती है, लेकिन कातिल का कुछ अता पता नहीं चलता कि किसने और किन वजूहात की बिना पर इसे कत्ल कर दिया है। बिलाखिर तफ्तीश होती है और ये अंधे कत्ल की वारदात का ड्रॉप सीन होता है। ये ड्रॉप सीन कैसे होता है, पुलिस तफ्तीश का आगाज कैसे करती है, ये तमाम तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ साबिक DSP आतिफ मिराज, जो पंजाब पुलिस के एक दबंग पुलिस ऑफिसर हैं, वो मौजूद हैं, उन्हीं की जुबानी जानते हैं। आतिफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। लिटन रोड के इलाका में SHO तैनात थे, क्या वकूआ होता है जो एक सरकारी मुलाजिम अपने घर के अंदर कत्ल हो जाता है, कैसे इतला मिलती है, तफ्तीश कैसे शुरू करते हैं? ये भाई इस तरह था कि जो अपना तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के करीब मैं थाने में आके तो अपने बैंक वगैरह चेक कर रहा होता हूँ, तो 15 की कॉल चलती है कि इस तरह पुंछ हाउस में कत्ल हो गया। पुंछ हाउस जो वो सारी सरकारी रिहाइशगाहें हैं, बिल्कुल हमारे सरकारी अफसरान, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट था। खैर मैं फौरी तौर पे वहाँ पहुँचता हूँ। जब पहुँचते हैं तो जाते हैं पुंछ हाउस, अभी जहाँ पे थाने की बिल्डिंग है, ये इसकी बिल्कुल बैक साइड पे पहला गेट था इसका। इससे हम एंटर होते हैं। एंटर होकर जब हम जाते हैं तो सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं तो कमरे के अंदर ना वो बंदे की डेड बॉडी बेड के ऊपर पड़ी होती है और उसकी बेटी जो कशफ है वो उसके साथ जो है ना लिपटी होती है और रो रही होती है, चीख पुकार हो रही होती है। खैर हम चाहते हैं अपनी जो भी कार्रवाई है उसके जो तरीके से हम जो कानूनी कार्रवाई है वो सारी हम करते हैं और जनरली हम पूछगिछ करते हैं। गोलियां लगी होती जी, गोलियां उसके सर में, गोलियां 2 गोलियां मारी होती हैं घर के अंदर उसके बेडरूम में। वो बेडरूम पे सोया होता है, 2 कातिल आते हैं आके उसको उसके बेडरूम के अंदर आके पूरी उनको निशानदेही होती है, वो आके उसी को सिर्फ फायर मारते हैं। हालांकि उसकी बेटी जवान बेटी है, वो भी को 20-22 साल की बेटी है, वो उसके साथ उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपना काम करके उसी तरह फरार हो जाते हैं। और भी लोग मौजूद हैं घर में और भी मौजूद हैं, उसकी मिसिज मौजूद है, उसके और बच्चे मौजूद हैं, छोटे बच्चे मौजूद हैं। उसमें ये पता चलता है कि इस बंदे को काफ़ी देर से मतलब ये परेशानी थी और वो परेशान रहता था कि इसका किसी ने जानी नुकसान कर देना, मकतूल जो है। अच्छा, जिसकी वजह से ये बड़ी एहतियात करते थे। तमाम बच्चों को बताया हुआ था कि कोई भी आए दरवाजे पे बेल दे तो बग़ैर आवाज़ सुने, बग़ैर पहचाने या बग़ैर घर वालों से पूछे दरवाज़ा नहीं खोलना। अच्छा, ये वो खुद कहता था? ये वो कहता था। और पता चला था, वो जो इनकी बेटी कशफ है वो बताती है कि इस तरह ना वो पता नहीं कैसे अंदर आ गए। अच्छा, तो पूछा कि भी कैसे अंदर आ गए, दरवाज़ा किसने खोला? उनकी वो छोटी बेटी थी, कुछ थी अपना कोई 8-9 साल की, उस बेटी वो कहती है कि जी मैंने दरवाज़ा खोला था। भी बेटा आपको जब पता था कि ये आपने दरवाज़ा नहीं खोलना, बाबा ने मना किया हुआ है, तो आपने क्यों दरवाज़ा खोला? उसने कहा कि जी मुझे जो ना आवाज़ ऐसे लगी थी कि जैसे मामू की आवाज़ है। अच्छा, तो हमने भी सोचा कि यार मैच हो जाती है आवाज़ें, बच्ची है छोटी। तो इसने समझा कि शायद मामू की आवाज़ है, तो मामू की वजह से इन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और उनको मौका मिल गया, बंदे अंदर आ गए और वो कत्ल करके भाग गए। ये हमारे लिए आप समझ लें कि एक आजमाइशी केस था। ब्लाइंड मर्डर था और सेक्रेटेरिएट इसमें इन्वॉल्व हो गया, चूँकि वो सेक्रेटेरिएट का मुलाजम था। अच्छा, सही। खैर हमने जितने भी जो शवाहिद थे वहाँ पे जितने भी थे वो सारे इकट्ठे करवाए। इकट्ठे करवाने के बाद हमने तफ्तीश का आगाज़ किया।
उनके रिश्तेदारों को शामिल तफ्तीश किया, इसके जो मामू है जिसकी वो आवाज़ कहते थे उसको शामिल तफ्तीश किया। उसने कहा जी मैं तो इस तरह इधर था ही नहीं, मैं तो वहाँ पे था, मैं आता हूँ कभी कभी तो मैं आके आवाज़ ही देता हूँ और मैं इसी तरह आवाज़ देता हूँ, या शायद उन बंदों को पता था जिस तरह के आके उन्होंने आवाज़ दी। खैर उस वक्त उन्होंने, चूँकि वो हमारे शक में तो आ गया हुआ था पहले दिन से, लेकिन उसमें यह था कि हम ना तो उसको पकड़ सकते थे ना ही हमें कोई यकीन था, क्योंकि हमने फिर उनसे उन्हीं से लीडें लेनी शुरू की। उन्होंने कहा जी प्रॉपर्टी के मामला थे इसके कोई 2-4 बंदों के साथ इसका कोई मामला था, मकतूल का। अच्छा। तो इस वजह से ना ये शायद वो हो सकते हैं। खैर हमने एक एक करके हर एक पहलू के ऊपर तफ्तीश की और जो बंदे इसमें हम समझते थे उनको हमने शामिल तफ्तीश किया। सारा शामिल तफ्तीश करने के बाद लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। अच्छा। और फिर सेक्रेटेरिएट की तरफ से हमें इसके ऊपर बड़ा प्रेशर था। मकतूल कितने बच्चों का बाप? मकतूल 3 बच्चों का बाप था। वो इस तरह था कि इसकी जब शादी हुई है उसमें से इसकी एक बेटी पैदा हुई जो कशफ थी। उसके बाद उसकी जो बीवी थी पहले वाली वो कोई बीमार हुई, बीमार होने के बाद उसकी मौत वाक़या हो गई। जब मौत वाक़या हो गई तो इसके जो ससुराली थे ये आपस में करीबी रिश्तेदार भी थे। अच्छा, आपस में रिश्तेदार हैं। उनकी एक दूसरी बेटी थी, वो भी जवान थी, ये अच्छा खासा मतलब कमाने वाला बंदा था, सरकारी मुलाजम था, सेट था, तो घर भी सरकारी मिला हुआ था, पीछे से जमीन शमीन भी थी इसकी और घर भी थे इसके 2-3 लाहौर में। अच्छा, घर भी थे। अच्छा, खाता वो पीता किराए पे दिए हुए थे उसने। उन्होंने अपनी दूसरी बेटी इसको दे दी कुछ 8-9 साल पहले। ठीक है। तो उसमें से फिर इसकी 2 बच्चियां पैदा हुई मजीद। हाँ जी। और उस बीवी के साथ इसका अच्छा था, बिल्कुल मतलब अच्छे तरीके से जिंदगी इनकी चल रही थी। मियां बीवी के दरमियान कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन फिर जो बड़ी बेटी थी उससे हमने जब सेपरेटली करके पूछा तो उसने बताया कि मामा के साथ ना पापा की अक्सर बेशतर किसी न किसी बात पे ना झगड़ा हो जाता था, जिस पे मामू आते थे वो सुलह करा देते थे, फिर कभी कभी मामू भी झगड़ पड़ते थे। पर मतलब हमारा शक जो है ना वो उस तरह से नहीं गया, लेकिन जहन में एक बात थी कि यार ये मतलब कोई हो सकता है इस तरह का सिलसिला। के घरेलू नाचाकी का लेकिन चूंकि हमने जो कैमरा शैमरा से जो भी अपनी कोशिश की, वहाँ पे जो भी हमें छोटी मोटी को एक वीडियो मिली कि 2 बंदे आए हैं और आके तो जो ना वारदात करके भागते हुए देखें, पैदल ही आए, पैदल ही चले गए वापस। अच्छा। खैर एक सिलसिला था, एक चलता रहा। हमने इसमें इंतहाई मतलब शनाख्त हो रही थी? नहीं कोई शनाख्त नहीं हुई। बस बंदे नजर आ फजूल से कैमरे होते थे। मतलब ये थे कि बंदे आए हैं 2 आके तो भाग गए। खैर ये एक सिलसिला था, ये चलता रहा। इसी तरह हम भी थोड़ा सा नरम हुए। फिर सेक्रेटेरिएट से जोर पड़ता था। जाहिर आपको पता पुलिस के पास और बहुत से मामला होते हैं जिनके ऊपर जो ना पुलिस उधर इन्वॉल्व हो जाती है। सारा इन्वेस्टिगेशन वाले इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं अपना, उसके ऊपर खाता चलता रहता है। तो मैं गाहे बगाहे उनसे पूछता रहता था इन्वेस्टिगेशन से कि यार इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या हुआ। वो बताते थे कि अब इसको किया। फिर हम बैठ जाते थे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और मैं, तो यार इसमें अब क्या करना है, इस पर क्या सूरत हाल है। मतलब ये चलता रहा सिलसिला। इसमें बंदे भी पकड़े जाते रहे, काफ़ी मतलब कुछ ना हुआ। को महीना एक गुजर गया। फिर हमारा जो इसमें शक था मेरा ना मुदई की तरफ जाना शुरू हुआ कि यार ये जो ना कम से कम इसको हमें चेक करना है। मुदई कौन है? मुदई जो उसी लड़की का जो ना मामू था, मतलब वही मामू जिसकी आवाज़ का कह रहे थे, क्योंकि उस आवाज़ ही का एक पॉइंट था। मैंने उस बच्ची से बार बार जाके इंटरव्यू किया, कई दफा मैंने किया। नहीं, छोटी बच्ची जो थी जिसने आवाज़ सुनी थी, और किसी ने 8 साल की थी, किसी ने उसकी दूसरे बंदे ने किसी ने भी आवाज़ नहीं सुनी थी। उसकी मदर से पूछा, उसने कहा जी मैं तो किचन में नाश्ता बना रही थी, हालांकि किचन और दरवाज़ा ये करीब थे। और बच्ची कहती है कि मैं किचन के दरवाजे में आ रही थी अंदर से। उस वक्त स्कूल जाने की तैयारी हो रही थी इनकी, सुबह तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे की बात है। ये कॉल तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के करीब चलती है। तो मैंने ये आवाज़ सुनी तो मैंने जाके भाग के तो इसी वजह से दरवाज़ा खोल दिया। फिर उसे पूछा कि मामू की आवाज़? उसने कहा जी नहीं, लगती थी मामू की आवाज़। अच्छा। इसी तरह एक सिलसिला था जो चलता रहा। फिर ये होता है कि जो ना हमारा जो शक है थोड़ा सा, हम उसकी एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं उस बंदे की। उसके हम जो मोबाइल की CDR निकालते हैं तो CDR में वो उसका मोबाइल इधर नहीं आता उस टाइम पे। ठीक है। वो पता चलता है कि वो इधर नहीं है। तो वो चूँकि आवाज़ का ज़हन में आता था बार बार, ठीक है कि ये आवाज़, लेकिन वो बच्ची को जब इंटरव्यू किया छोटी को, तो उसने बताया कि नहीं इनकी आवाज़ नहीं थी, लेकिन लगी थी मुझे उस वक्त जल्दी में ना कि शायद मामू, चूँकि मेरे तो वो बच्ची छोटी थी, बच्ची के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। फिर उसमें जियो फेंसिंग भी हुई, कोई हमें कोई चीज़ इस तरह की बिल्कुल वहाँ से कोई नहीं मिला, कोई क्लू नहीं मिला। खैर सिलसिला जो था वो इसी तरह चलता रहा। बार बार मतलब उधर से प्रेशर भी आता रहा हमें इसके बारे में।
हमने हम जितनी भी एफर्ट्स कर सकते थे उस पर की, लेकिन सारी की सारी हमारी नाकाम होती गई। करना ये होता है कि जब हम बार बार जाते हैं, बार बार जाने से हमें ये होता है कि वो जो बड़ी बेटी है ना, वो कश्यप हमसे, हाँ, कश्यप को ना ज़्यादा बात नहीं करने देते। हम उससे बात करना चाह रहे हैं क्योंकि वो अंदर थे उस वक्त, बच्ची जो थी वो अंदर थी और वो उसके साथ वही थी। जब वो उसको फायर लगता है, फायर लगने के बाद भागते हैं, फिर चीखों पुकार पड़ जाती है। बच्ची भी कमरे में ही थी? कमरे के अंदर थी, बेड के ऊपर थी, बाप के साथ लेटी हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम चाह रहे थे कि उसका इंटरव्यू करें। खैर मैं इसके मामू को भी बुलाता हूँ, बार बार वो हमारे पास आता है, हम उसको कहते हैं। वो क्या करता है मामू? मामू वो भी इसी तरह प्राइवेट काम करता था, प्रॉपर्टी का आगे पीछे। तो लाहौर का ही था इधर ही। तो वो कहता था जी कि मैं भी इनको कहता था कि जो ना कोई प्रॉपर्टी वगैरह वो सेल करके तो सौखे हों, अपना घर लें। इसकी बहन, इसकी जो उसकी बहन है, उसका भी यही तकाजा था कि वो फलां जो जगह है, वो जो फलां घर है, कुबस्तामी रोड पे भी इनका घर था, कि उसको बेच के, उसका किराया इतना आता नहीं है तो कोई अपने लिए कोई नया घर लेते हैं, जगह लेते हैं। जब तक ये सरकारी है, ये भी मतलब 2 कमरों का फ्लैट है, तो हम क्यों ना अपने घर में रहें। तो खैर उससे भी कोई हमें बात ना मिली। तो ना आप कोई बात उसकी चली। वाइफ से नहीं ये बात पूछते थे कि वो क्यों कहता था कि दरवाजे बंद रखने, खोलना नहीं है? उसकी बीवी से ये बात पूछी। उसकी बीवी ने कहा कि जी वो कहता था कि मेरा किसी के साथ मामला चल रहा है, कोई दफ्तरी मामला था जहाँ से उलझा हुआ है, तो वो नहीं सेटल हो रहा। मैंने अफसरान को भी डाला बीच में, तो वो सेटल नहीं हो रहा। अच्छा। उसकी बीवी ने ये बात बताई। अब दफ्तर की तरफ भी रुख किया तो? हाँ जी, दफ्तर तक गए, मतलब जो उसके कुलीग्स थे उनको भी इंटरव्यू किया, सबको पूछा, सब ने बताया कि जी परेशान रहता था, अक्सर व बेशतर परेशान होता था। और तो कोई झगड़ा चल रहा था उसका दफ्तर में? दफ्तर में कोई उसका झगड़ा नहीं था, लेकिन वो जो उसके कुलीग्स हैं ना, वो बताते थे कि रहता था, परेशान था किसी वजह से, कि यार मैं थोड़ा घरेलू परेशान हूँ। अब घरेलू परेशानी कोई थी वो हमें मंजर आम पे कोई भी नहीं आ रही थी कि इसको परेशानी क्या है, मामला क्या है। अच्छा, हम चाह रहे थे कि उसकी जो बड़ी बेटी है ना, हम उसको, मैं चाह रहा था कि मैं उसको इंटरव्यू करूं अलहदगी में। मैं जब जाता था कहता था कि जी कश्यप को बुलाएं ज़रा। वो खैर वो भी झिझकती थी, वो भी सामने नहीं आती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं गया वहाँ पे, हमने बड़े प्यार मोहब्बत से सारा जाके भी किया, बच्ची को भी प्यार श्यार दिया। बच्ची से पूछा, बेटा कोई ऐसी बात बताओ कि आप जो समझती हो कि ये इस तरह हो सकता है, कोई हो सकता है। खैर बच्ची ने बताया कि पापा मेरे साथ बहुत प्यार करते थे, बल्कि ये जो मेरी दूसरी बहनें उनसे भी ज़्यादा मुझे प्यार करते थे, और मुझे ये अपनी बहनें छोटी जो मुझे भी बहुत अजीज़ हैं, मैं भी इनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो मामा, मैंने मतलब अपने शक के तौर पे कि मामा से को बात निकलवाने के लिए, इससे को इसकी मदर से कोई बात निकले, को आगे चले, शायद इसकी मदर हमें कोई नहीं बता रही कि बात सही। तो उसने कहा जी नहीं, कोई ऐसा मतलब नहीं, छोटे मोटे वही झगड़े हैं, कोई हो जाते हैं, कोई पैसों के खर्चे के ऊपर हो गए, किसी और चीज़ के ऊपर। और दूसरी बीवी बाहर से भी नहीं आई होगी? हाँ जी, वो बहन है उसकी, सगी बहन है, अजीज थी, ज़ाहिर उसकी खाला थी, खाला थी जो मतलब उसकी अब जो पहली वाइफ थी उसकी बहन हुई ना, तो इसकी बहन। हाँ जी। अच्छा, उसमें ये ना वो बच्ची जो है ना, वो बस यही कहती थी कि जी छोटा, ये ऐसा मतलब हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर मैंने उससे ये भी पूछा कि इनका किसी और के साथ कोई ऐसा वास्ता, कोई बाहर की किसी औरत के साथ कोई वास्ता हो इनका, कोई तेरी मदर को पता चला हो, वो गुस्सा किया हो इन्होंने, ये उस एंड से कोई ऐसी बात ना हो गई हो कि वो जो थे उसके जो औरत थी उसके कोई जो घर वाले हैं उन्होंने ना कोई इस तरह का सीन करवा दिया हो। लेकिन कोई बात नहीं चली, ना CDR से चली, ना किसी और चीज़ से चली, मतलब हमें कोई भी ऐसी एविडेंस नहीं मिली इसके ऊपर। खैर एक दिन मौका मिला, फिर मैंने उस लड़की से साइड पे करके मैंने उसको पूछा कि बेटा आप बताएं, आपके पापा आपसे मोहब्बत करते थे, कभी उन्होंने बात की हो? तो उसने ना इग्नोर किया, हर बात, हमारे हर सवाल को उसने इग्नोर किया। लेकिन मुझे उसकी बेटी ने, बड़ी जो बेटी थी कश्यप, लेकिन मेरे जो ना जहन में वो चीज़ खटकती थी, मुझे लगता था कि ये बच्ची जो ना मुझे सच नहीं बता रही, कुछ ना कुछ छुपा रही है। सही। खैर मैंने उससे सवालों में मैंने उससे आहिस्ता 2-4 मुलाकातों के अंदर मैंने उसको तसल्ली दी। मैंने उससे पूछा, बेटा कोई बात बताओ, कोई घर का झगड़ा ही बता दो, कोई हमें बताओ, कभी को तो हमारे मामू का झगड़ा हुआ हो, तुम्हारे फादर के किसी दोस्त के साथ कोई झगड़ा हुआ हो, कभी उन्होंने कोई ऐसा मामला डिस्कस किया हो। उसने कहा, सर कोई भी ऐसी बात नहीं है, एक दफ़ा सिर्फ मामू का कोई झगड़ा हुआ था, तो मामू झगड़ के इसी बात के ऊपर, ये घर वाले मामले के ऊपर तो चले गए थे। अच्छा। तो उसके बाद कहती नहीं, उसके बाद भी फिर कुछ नहीं हुआ, फिर मामू रूटीन में आते भी हैं, मामू जाते भी हैं, कोई ऐसा मसला नहीं था। और मेरी मतलब फीलिंग्स थी कि इसके, क्योंकि अब मामला पुराना होता जा रहा था ना, हमें कोई भी लीड मिल ही नहीं रही थी किसी साइड से भी। बिल्कुल। और जो बच्ची का अंदाज़ था बताने का, उसमें वो अवॉइड करना शुरू हो गई थी।
अच्छा। हमसे, मेरे से ना मेरे सवालों का भी जवाब उस तरह नहीं देती थी, लेकिन मुझे फील होता था कि इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी बात है जो ये मुझे नहीं बता रही। खैर वक्त गुजरता गया, उनके आपस में भी झगड़े शुरू हो गए। ठीक है, घर में उनके झगड़े शुरू हो गए, फैमिली के अंदर जो भी थे। एक दिन मुझे किसी बाहर से खबर पता चलती है कि आतिफ साहब ज़रा ना इसका जो मामू है ना उसको ज़रा सही तरीके से चेक कर लें। अच्छा। किसी उधर का जो रिहायशी है ना उसने कहा, इतला देता है कि जी हमें पता है कि 1-2 दफ़ा उसने जिक्र किया था कि यार ये मेरा जो ना जो साला है ये मुझे परेशान करता है, ये मेरी बीवी को भी ख़राब कर रहा है आके, मैं कोई अपने घर है, मुझे किराए आते हैं, मेरा एक सिस्टम चल रहा है, ये मुझे नए चक्कर में डाल रहा है कि ये वाला घर खरीदो, ये करें और वो करें और उधर से नया घर ले लें। तो उसको चेक करना, हमने कहा अच्छा ठीक है यार हम देख लेंगे। अब मैंने और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने आपस में बैठ के प्रोग्राम बनाया कि यार ये क्या, उसने जब ये बात हुई कि यार ये इसकी तरफ जा रहा है, इसको हमें चेक तो करना चाहिए। खैर उसके बाद हमने उसको मुख्तलिफ टाइम पे बुला के ना उससे इंटरव्यू किए कि भाई तुम्हारा, हाँ थाने बुलाया उसे कि यार ये झगड़ा हुआ था तुम्हारा। उसने कहा ये झगड़े तो हो जाते हैं, मेरा ब्रदर इन लॉ था, मेरा दोस्त भी था, मेरे भाइयों की तरह था, हमने पहली बहन रिश्तेदारी भी थी, पहली बहन दी, फिर हमने दूसरी बहन दी, तो इसमें मुझे तो नहीं समझ आती। मैंने कहा यार तुम्हारा क्लोज था, तुम बता रहे हो कि तुम्हारा दोस्त भी था। उसने कहा नहीं जी, जब मेरा इससे थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, मुँह मारी हुई थी, मैं फिर इससे अवॉइड करने लग गया था। अच्छा। मैंने कहा यार उसने ये भी कहा था कि जो है ना कि जब घर का दरवाज़ा जो है ना बंद रखना है, कोई आवाज़ आए तो बगैर पूछे तसल्ली किए दरवाज़ा नहीं खोलना, तो आवाज़ आपकी क्यों थी? उसके ऊपर मुझे उसने कहा कि जी आवाज़ें तो मिलती हैं, आप मेरे मोबाइल की लोकेशन ले लें। उसको नहीं पता था कि हम उसकी लोकेशन ऑलरेडी लेके मोबाइल उसकी सीडीआर लेके चेक कर चुके हैं। मैंने उसे कहा कि यार मोबाइल कोई छोड़ भी सकता है। जब मैंने उसे कहा तो उसका ना फेस चेंज हुआ थोड़ा सा। अच्छा। उसने कहा सर मैंने मोबाइल क्यों छोड़ना अपना, वैसे भी जब मैं या तो मैं आके तो मैं फिर आप कर देता, खुद कर देता। मैंने कहा नहीं खुद तुम कैसे कर सकते थे, तुम्हारी एक जो बड़ी भांजी है, फिर 2 छोटी भांजी हैं, तुम्हारी बहन घर में है, तुम कैसे, फिर इस तरह तो नहीं होता। कहता नहीं सर मेरी उसके साथ कोई ऐसी दुश्मनी भी नहीं थी, मेरा उसके साथ कोई ऐसा मामला, हम उसके साथ ये करते रहे सवाल जवाब बड़ा ये वो, और वो भी जवाब वो भी बड़ा तसल्ली से जवाब देता। 1 दफ़ा आया, 2 दफ़ा आया, 3 दफ़ा आया। जब लास्ट आया खुद आता था, बुलाते थे तो आ जाता था, और साथ में कोई ना कोई होता था उसके, जाहिर है पता होता था, बता के आता था कि जी हम उधर जा रहे हैं। एक आधा बंदा लेके आ रहा। अच्छा अब हम, मेरे ज़हन में जो बात थी, मेरे ज़हन में ना अब बात चलना शुरू हो गई थी कि यार ये जो सवालों के जवाब देता है, लेकिन बाज़ दफ़ा होता है कि बंदे घबरा जाते हैं, घबरा के कि यार ये मेरे पे ही शक करना शुरू कर दिया, मेरी तफ्तीश शुरू कर दी। और इसके ऊपर उसने रौला भी डलवाया, उसने इसके ऊपर शोर भी मचवाया कि जी देखें मतलब पुलिस जो ना मेरी तरफ ही, हालांकि वो मुकदमे का मुद्दई भी वही था, मुद्दई भी वही था। अच्छा इसका भाई नहीं था मकतूल का कोई, ये मतलब खूनी रिश्ते, मकतूल के भाई वगैरह थे, लेकिन वो जाहिर है वो उस तरह नहीं थे, उनके साथ उसका कोई सही वाला मामला नहीं था, भाइयों के साथ भी, लेकिन भाइयों के साथ कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी या कोई ऐसा मामला नहीं था कि वो उसको मर्डर करवा देते। पुलिस पहले तो ये किसी का मर्डर हो जाता है तो यही बात सामने आती है, पता लगता है कि ब्लड रिलेशन लेके आओ। हाँ जी। या बाप को लेके आओ, या माँ को लेके आओ, या बहन को लेके आओ, या बीवी को लेके आओ। लेकिन ये केस में उसमें जो हमने यही कहा था कि मुदैया जो उसकी बीवी है वो बन जाए, लेकिन उन्होंने जब एप्लीकेशन दी तो जाहिर बात है, एक तो प्रेशर आया हुआ था उस वक्त बड़ा, हमें तो एप्लीकेशन चाहिए थी, बल्कि हम तो जो 302 की एप्लीकेशन है, बाज़ दफ़ा बिल्कुल नामालूम हो जाए तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छी सी कोई एप्लीकेशन लिखवा लें ताकि कल में इसमें 100 रास्ते निकल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह के मामला जो होते हैं उसमें फिर हम मुदाखलत नहीं करते, जो हमें ये अपने वकला से लिखवा के एप्लीकेशन देते हैं उस पे FIR हम, हाँ उसमें देखते हैं कोई टेक्निकली कोई चीज़ ना सही हो तो हम उनके वकील को या उन्हीं को बताते हैं कि यार अगर आप इस लाइनों को 2 को चेंज कर लें तो ये बेहतर हो सकता है। तो अगर वो उनको समझ आ जाए तो वो चेंज कर लेते हैं बाज़ दफ़ा, और उसका फ़ायदा भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ना करें कि जी नहीं हमारे वकील ने लिख के दिया, वकील कहता है यही दरख्वास्त है, हम जो इसी के ऊपर पर्चा करवाएंगे, ठीक है। उसने अब शोर भी डालना शुरू किया, अब उन्होंने शोर भी डालना शुरू किया था इस बात के भी, जी देखो पुलिस बंदे फाड़ दी नहीं, तफ्तीश करी जा रहे हैं, साड़ी तफ्तीश करी जा रहे हैं। अच्छा खैर जब ये मामला जब ये शुरू हुआ ना, जब हम थोड़ा सा उसकी तरफ जब ने ये सवाल जवाब उसको किए, जब देखा कि ये बंदा अब उधर चला गया और ये शोर मचाना शुरू कर दिया, हमारे लिए वो रास्ता भी एक किस्म का बंद हो गया। अब उसमें सिर्फ एक बात रह गई थी कि हमने जो
और कुछ रास्ता बचा ही नहीं था। हाँ बिल्कुल। एक जो बहन थी जो जिस लड़की ने दरवाज़ा खोला था, उसकी मतलब जो इसकी भांजी थी बड़ी, वही एक थी, वही जो कंफ्यूज भी हो जाती थी अब, जो अब आपको खुल के नहीं बता रही थी बात। मैंने फिर ये किया कि इसमें जो इसके भाई वगैरह थे, जो उसके करीबी अजीज़ो कारब थे, मैंने उनको एतमाद में लेना शुरू किया। मैंने उनसे बातचीत की, मैंने कहा देखें ये कत्ल है, कत्ल जो है ना ये इस तरह ज़ाया हो रहा है, ठीक है, हमें अब बात जा रही है हमारी आपके घर की तरफ। उन्होंने कहा जी आप जिसको मर्ज़ी चेक करें। अब हमने तो नहीं बताना था कि हमने किसको चेक करना, हमने कहा ये इंटरव्यू ही है यार, आप उसकी बीवी का करवा दिया करें आराम से, इसका करवा दिया करें। अब मैंने सोचा कि इसकी जो बेटी ना बड़ी, इसको मैं पुलिस स्टेशन बुलवाऊँ, घर जाके ना, अब हमने देख लिया, इज्जत भी करके देख लिया, बहुत चीज़ें देख ली हैं, तो ये ना किसी साइड पे नहीं जा रहे। खैर मैंने बुलवा के मैंने फिर एक एक को बुला के इंटरव्यू करना शुरू किया घर में। जब वो बेटी आई, वो अकेली पूछा, उसने मुझे 2-3 बातें बताई। उसने मतलब यही बातें बताई कि जी मामू के साथ था इनका, और ये इन्होंने मुझे इजहार भी किया था कि ये जो है ना तुम्हारा मामू, ये ठीक नहीं है, ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा, ये बड़ी बात अहम थी, मान लीजिए बड़ी अहम। मैंने कहा बेटा आपने आज तक हमसे ये बात की नहीं, और फिर आप बेटा ये भी देखो। कहती मुझे अंकल इसी बात पे शक हुआ है कि जब आवाज़ जो थी ना, मैंने छोटी बहन को पूछा है बार बार, उसने यही कहा कि मामू की आवाज़ लगी थी, मुझे मामू की आवाज़ लगी थी। तो मैंने सोचा कि आवाज़ें मिलती हैं, ऐसा हो नहीं सकता, मामू इस तरह का, ना ही कोई दुश्मनी थी, ना ही कोई इस तरह का मामला था, मामू नहीं कर सकते, जिस वजह से मैंने नहीं मतलब बताया। अब मैं आपको बता रही हूँ तो प्लीज़ मामू हो नहीं सकते, तो उन्हें ना कहिएगा, मैं आपको सिर्फ बात बता रही हूँ। अच्छा, बच्ची ने ये कहा। खैर मैंने कहा बेटा कोई ऐसी बात नहीं है, देखें आपके फादर कत्ल हुए हैं, उनका जो कत्ल है हमारे ऊपर कर्ज है, हमने ये कर्ज जो भी हो हमने उतारना है, तो हम आपके घर से निकलेंगे तो अब हम कहीं और जाएंगे, किसी और तरफ हमें फिर लाइन मिलेगी तो फिर हम जाएंगे, अभी लाइनें बंद हो गई हैं आपके घर पे आके। खैर बच्ची से बात की, फिर मैंने उसकी मिसिस से बात की। क्या उम्र थी एज थी बच्ची की? 22 साल, 22-23 साल, यंग बच्ची थी। उसके बाद उसकी मिसिस को बुलवाया, उससे पूछा, उसने भी इसी तरह सारे सवाल गोल मोल और कोई नहीं। और ज़्यादातर ये होता था कि देखें औरतें हैं, घर की औरतें, तो उसने इस तरह अपना रखा होता था, सी बात है, पर्दा उसने किया होता था, तो आप उसके फेस एक्सप्रेशन जो ना पूरे नहीं कर सकते। आइज़ जो है, आइज़ को तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप उसको ज़्यादा देख भी नहीं सकते, ठीक है ना, ताकि वो चूँकि वो मरने वाले की बीवी थी। आपको पता है आजकल लोग इसका मतलब भी गलत निकालना शुरू कर देते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है दौरान इंटरोगेशन, खासकर इस तरह के मामला। बिल्कुल सही है। खैर ना, उसका जनरली मैंने इंटरव्यू किया, फिर मैंने उससे कुछ सवाल उस वक्त नहीं किए जो उसकी बेटी से मुझे पता चले थे। फिर मैंने कोई 2 दिन गुजरे हैं, फिर उसकी बीवी को बुलवाया दोबारा, फिर उससे क्वेश्चन करना शुरू किए, कभी ये बात हुई थी, ये घर से लड़ के झगड़ के गया था। फिर उसने 1-2 जवाब देने के बाद उसने बोलना शुरू कर दिया कि आप ये क्या कर रहे हैं, मतलब आप बंदा पकड़ नहीं रहे, कातिल उसका पकड़ नहीं रहे, और हमें तंग तंग किए जा रहे हैं, हमें आप माफ़ी कर दे, हमें हमारा बंदा गया, अब हम हमें भी ख़राब कर रहे हैं, ठीक है, अब हमने नहीं आना। मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, हमें ज़रूरत हुई तो हम आपको तकलीफ़ देंगे या आपके पास आ जाएंगे, हमें ये कत्ल हर हाल में इंशाल्लाह ट्रेस करना है, ठीक है। बात ख़त्म हो जाती है। अब मेरा जो शक है ना, अब चूँकि वो बच्ची मुझे एक पॉइंट दे गई है, मैं उसके बाद फिर उसको बुलवाता हूँ, उसको बुलवा के फिर उसका इंटरव्यू करता हूँ। वो बिल्कुल पानी नहीं पड़ने देता, ज़रा सा भी पानी नहीं पड़ने देता। मामू बिल्कुल भी ना, तो उसके फेस पे कोई फ़र्क पड़ता था, मतलब बात करने से, मतलब सही पक्का आदमी था। अच्छा, मकसद ये कि हमें वो इस तरह से यकीन दिला चुका था कि उसने कत्ल नहीं किया हुआ, और जो बात थी सिर्फ हमारे पास एक ही थी, आवाज़ वाली। और वो बच्ची ने कहा था कि मुझे खतरा है, उसके बाप ने कहा था कि ये बंदा ठीक नहीं है, ये मुझसे उल्टे सीधे चक्करों में पड़ा हुआ है, ये मेरा नुकसान ना कर दे, लेकिन ये हो नहीं सकता, ये उसने किया। फिर खैर मैंने बुलाया उसे, जब उसको बुला के उसका इंटरव्यू किया दोबारा, उससे पूछा, उस वकूए के मतलब पूछा, कभी तुम्हारा तो झगड़ा भी होता है? झगड़े तो हो जाते हैं, वो पहले भी बयान दे के जा चुका है यही वाला पहले भी उसने, फिर उसने वही जवाब दिया कि ये तो इस तरह तो होता है। खैर ना, जब ये हमसे चला जाता है, फिर मैं सोच में पड़ जाता हूँ। मेरी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त के 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, और ख़ास तौर पे जो इस तरह का कोई भी ऐसा मामला हो, उसके लिए दुआ करता होता हूँ कि या अल्लाह पर्दे हटा दे, या अल्लाह पर्दे हटा दे। मैं सुबह नमाज़ पढ़ी है, मैंने नमाज़ पढ़ के तो मैं कुरान पढ़ के तो मैं लेट गया हूँ, थाने में था उस दिन, मेरी नाइट पेट्रोलिंग थी, करके मैं लेट गया हूँ थाने में।
लेटा हूँ जैसे तो मुझे फिर ख्याल आता है, फिर मेरे ज़हन के अंदर चीज़ें चलती हैं सारी कि पीछे क्या हुआ, कितनी मतलब हमने तफ्तीश की, कहाँ गए, कौन सा पॉइंट था, किस जगह पे क्या बात हुई। उसमें देखें जब आप भी किसी तरह इस किसी मसले को आप देख रहे होंगे ना, उसमें छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। हाँ, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें देखिए, उसकी माँ को बुलाया तो उसने क्या कहा था, उसका बिहेवियर का क्या था, उसकी बात करने का अंदाज़ क्या था। इस तरह करते करते ना मेरी सुई अटकी है जाके इसके ऊपर कि बंदे इसको तू अलहदगी में चेक कर। और एक बंदे ने भी आपको इस दौरान आपने बताया किसी ने कहा था कि इन्हों चेक करो, कि इसको चेक करें। हाँ। फिर मेरे ज़हन में आ गया कि मैंने ना इस बंदे को अब हर सूरत में ना अलहदा चेक करना है। और अलहदा चेक किस तरह करना है, इसको उठाना है। हाँ। जिसके लिए मैंने अपने सीनियर अफसरान को फिर एतमाद में लिया। मैंने उन्हें बताया कि सर ये वाला मामला। उन्होंने कहा यार पहले देख लो, सोच लो, पीछे सेक्रेटरी मुद्दई को उठाना है, मुद्दई को आपने उठाना हाँ। है, सेक्रेटेरिएट है पीछे पूरा। तो ये मैंने कहा सर पता ही नहीं चलेगा, मैं उससे इस माहौल में बात कर लूँगा कि इंशाअल्लाह ताला अगर हमें छोड़ना भी पड़ा तो कोई ऐसी बात नहीं है, मैं बड़ा क्लियर करके छोड़ूंगा उसको। खैर इजाज़त मिल गई, हमने उसकी रैकी लगा दी। 2 से 3 दिन लगे, हमने इसको सगियाँ वाली साइड से ना बिल्कुल क्लीन पिक किया। ये कहीं जा रहा था मोटरसाइकिल के ऊपर, हमने इसको उठा लिया। उठा के ये मेरे पास आ गया। जब ये मेरे पास आया, मैं उस वक्त भाई कहीं ड्यूटी पे था, तो मैंने उन्हें कहा कि इसको सिर्फ बिठा दो, इसकी खिदमत खातिर करो, इससे मिले कोई ना। और इसका फ़ोन फौरी पकड़ना था। जब इसको पकड़ा, इसका फ़ोन पकड़ लिया, कब्जे में ले लो। कब्जे में लेके फौरी फ़ोन इसका बंद करना है। फ़ोन उसका बंद हो गया, ये थाने आ गया। मैं जब आया वापस आके मैं बैठा तो मैं एंटर हुआ हूँ। एंटर होते ही मैंने कुंडी लगाई है आराम से। रिवायती शुरू किया काम? नहीं, अभी रिवायती नहीं किया मैंने, लेकिन स्टाइल तो रिवायती वाला ही है ना, कुंडी लगा दी। रिवायती लगा के वो चित्र मैंने पहले ही रखा हुआ था वहाँ पे मंगवा के। तो वो भी देखा, पड़ा हुआ था। मैंने पाँव से थोड़ा सा उसको अंदर किया। पहले बताया हुआ था कि कुर्सी के किस जगह पे पड़ा होगा, किधर इसको बिठाना है, तो किस तरह इसको अंदर करना है। अच्छा, आके तो मैंने उसको बैठ गया सामने। मैंने कहा यार हुन गल सुन, हुन तू है तो मैं वा। पंजाबी में शुरू हो गए। मैंने कहा गल है कि हुन तू है तो मैं वा, अब इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। तो बात मेरे सामने सारी आ गई कि ये हुआ क्या है, हुआ किस तरह, तो मुक मेरे नाल की करना। तुम्हें पता है कि मैं महीने से आपकी जान नहीं छोड़ रहा हूँ, तो अब तुम्हारी जान छोड़नी है, मुक मेरे नाल की करना। कहता सर जी मेरे नाल सच्चा वादा करो। सच्चा वादा करो। अच्छा, मैं कर लिया कुरान ते गल कर लेने यार, हुणे तू मेरे नाल गल कर सीधी ते आप कर लेने। उन्होंने कहा नहीं जी कुरान की कोई गल नहीं की, मुझे यकीन है आपके ऊपर, तो आप बताएं कितने पैसे। मैं कहा ले भी बंदा ट्रैप हो गया। मैंने उससे कहा यार बात ये है कि मामला तो अब सीधा खुल गया, मेरे सामने खुल गया कि ये तुमने करवाया। मैंने उसी इन्हीं अल्फाज के साथ ये तुमने करवाया। तो मुझे कहता सर जी दसो मेरी जान किस तरह छूट दी है। 10 मिनट में मुकला, उन तो मामला भी पुराना हो गया, तू ही मुद्दई है, तू नहीं उठाया हुआ है, तू चुप कर जा, मुझे फीस दे, हम फाइल बंद करते हैं, खत्म बात। कहता जी बताएं। मैं कहा यार फिर दे दे 20 लाख रुपया। कहता सर जी ये तो बहुत ज़्यादा है, मेरे पास तो 20 लाख नहीं है। मैं कहा पुत्र है प्रॉपर्टी ये वो सारियां चीज़ां तेरे को ही आनी है, तेरी भैन का ही है ना, सारा कुछ तो तेरा ही है, तेरी भैन तेरे नाल प्यार ही बड़ा कर रही है। ये भी बात निकली बीच में। वो भाई साहब कहते हैं सर जी मेरे पास तो इतने नहीं है। मैंने कहा तेरे पास कितने? ये ब्लाइंड खेल रहे हैं आप? ब्लाइंड खेल रहा हूँ। ब्लाइंड मर्डर है, ब्लाइंड कुछ नहीं पता था, कोई पता नहीं, ब्लाइंड ही खेल रहे हैं। ब्लाइंड हमारे पास चीज ही कोई नहीं थी, वही सिर्फ आवाज थी एक जी, आवाज मामू की थी बस। अच्छा, उसके ऊपर ये होता है कि वो ना मेरे साथ ना कहता है जी कि सर जी मेरे पास इतने तो पैसे नहीं है। अच्छा। मैंने कहा फिर तू बता। कहता जी 10 कर लाना। 10 लाख? 10 लाख कर लाना। अच्छा। मैं कहा ठीक है यार, मुखी गल होनी सी, तो साडा सवाल ही कोई नहीं। ते पैसे हुण किन्ने? कहंदा हुण मेरे को जरा ना कोई 2.5 लाख रुपया पिया घर। तो मैं क्या फिर मंगवा ला। किस तरह मंगवाएगा? कहंदा जी मेरा दोस्त हैगा, मैंने फोन दियो, मैं हुण बुला लेना। इधर से वो बात कर रहा था, चूंकि ये बात इस तरह की थी ना, खुदा ना खास्ता ये उल्टी पड़ जाए, वो कोई बंदा और लेके आ जाए, किसी को कहे जी ये तो मेरे सीनियर अफसरान का इसमें शामिल होना ज़रूरी था। मैंने अपने सीनियर अफसरान को इसमें शामिल किया कि सर जी यहाँ तक बात पहुँची है। अब वो कहता जी मैं अपने दोस्त को जो ना मेरा फ़ोन दें मुझे, तो मैं ना उसको बुलाता हूँ पैसे देके। इसने उससे बात की, तो जब बात की तो इसने कहा कि यार वो फ़लाँ पैसे उधर पड़े हैं, ले तो वो पैसे लेके थाने आ जा। उसने आगे से कोई सवाल किया, उसने कहा यार कुछ नहीं है, बस तू पैसे लेके पहुँच जाते। वो जी करनी खुदा की ये कि वो बंदा जो है वो पैसे लेके थाने आ गया। आ गया? 2.5 लाख रुपया लेके थाने आ गया। अच्छा। उसने 2.5 लाख रुपया दे दिया।
जब उसने 2.5 लाख रुपया मेज़ पे रखा तो मैंने कहा गुड यार, ठीक हो गया, बाकी पैसे उसने कहा सर जी मैं जान दो तो हम 3-4 दिनों से पूरे कर देना। अच्छा 10 पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अच्छा अब बात ये होगी, मैंने कहा बस ठीक है, मैं तुझे आधे घंटे में भेजता हूँ, मैं ना ज़रा एक फ़ोन कर लूँ सीनियर्स को कि सर जी मैंने अभी इंटरव्यू किया, उसका तो कुछ नहीं है उसमें। कहता सर जिसको मर्ज़ी बताते रहें आप, मुझे जाने दें, पैसे आ गए, बाकी को मैं जाके इंतज़ाम करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आज रात तक पूरे कर दूँ। अच्छा मैंने कहा ठीक है। अच्छा मैं आया, अंदर आया, दोबारा बाहर से होके मैं अंदर आया, मैंने उसे कहा यार बात ये है कि तुम वो मदई, ठीक है, और मैं पैसे ले रहा हूँ तुमसे, ये बात नहीं हजम हो रही यार, अब तुम और मैं एक ही हूँ यार, अब ये तो बताओ ना मारा किसने था। कहता सर जी छड्डो मिट्टी पाओ, बस ताड़ी मेरी गल हो गई ख़त्म। मैंने कहा नहीं यार इस तरह नहीं है, ऐसे विच किसी ने चलान करना पैना है। तो तू मैंने 10 करोड़े बंदे सी, तो तेरे लिए पासे गल ही नहीं आएगी यार, मैं भी तुम कह रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं सारा। मैंने इस तरह उसको पूरा इत्माद में लिया। इत्माद में लेने के बाद उसने कहा कि सर जी रह नहीं दो, तुसी की करना है। मैंने कहा यार गल सुन भाई, ये तेरे लिए भी बेहतर है, हमारे लिए भी बेहतर है, बंदे पकड़े जाएं, 2 बंदे तो हम इसमें 1-2 बंदे थे ना, 2 में से तो एक ही बंदा दे दे चल, हमें कम से कम हम उसको चलान तो कर लें। वो मेरी बातों में उस वक्त फिर आ गया मेरी बातों में। उसने कहा जी ये मैंने ना बंदे 2 हायर किए थे दाता दरबार से मैंने बंदे लिए थे, तो दोनों नशई थे। तो मैंने कहा बता फिर उनको कैसे पकड़ना है। कहता पकड़ लेंगे उनको, हम मेरे साथ चले, उधर ही होते हैं। खैर हम चले गए उसको लेके साथ, कपड़ा शपड़ा डाल के उसको ले गए। एक दिन पूरा हम घूमते रहे जगह जगह पे, हमें कोई बंदा नहीं मिला। दूसरे दिन फिर गए हम। अब मेरा थोड़ा सा था यार ये पहनो ऐसा ना हो कि जो शरारतबाजी कर दे तो ये ड्रामेबाजी कर रहा, नहीं ड्रामेबाजी ना कर रहा हो कि हमसे निकलने के बाद जाके बताए कि जी मैं तो पैसे दे के आया मुदई, तो फिर तो रास्ता कोई नहीं है। लेकिन मेरे सीनियर अफसरान मेरे जो थे मेरे साथ राब्ते में थे, उन्हें पता था क्या हो रहा है। अच्छा जब ये बातें सारी हो गई, फिर अगले दिन गए तो अल्लाह ने मतलब उनको पकड़वाना था। वो एक ही जगह पे दोनों बैठे हुए थे लड़के इकट्ठे ही। हाँ, इसने कहा जी ये दोनों है, नशई थे। हमने वो दोनों पकड़ लिए। जब दोनों पकड़ के हम ले आए, ला के जब पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई। क्या बात बताई? उन्होंने बात ये बताई, उन्होंने कहा कि जी हम तो इधर होते हैं, ये बंदा हमारे पास आया था, ये 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा ही आया। अच्छा। तो इसने हमें कहा कि ये इस तरह ये काम करना है। तो इसने ला के हमें वो बंदा सेक्रेटेरिएट से निकलता हुआ भी दिखाया, ये घर के बाहर भी हमें दिखाया कि ये बंदा है, इसका काम करना है। तो करना भी घर के अंदर है, बाहर नहीं करना। तो दरवाजे की बात थी, उसने कहा था मैं तुम्हारे साथ हूँगा। ये हमारे साथ आया यहाँ तक, दरवाजे तक। इसने अंदर से जब बेल दी है, अंदर से आवाज़ आई है, इसने आवाज़ दी है। वो इसी की आवाज़ थी, वो जो बच्ची कहती थी मामू की आवाज़ है, वो इसी की आवाज़ थी। इसी की आवाज़ के ऊपर उस बच्ची ने दरवाज़ा खोला है। ये जैसे ही हुआ है उसके बाद ये नीचे आया है, ठीक है, दरवाज़ा खुलवा के ये नीचे आ गया। वो मार के भागे हैं, भाग के जाते हुए इसको पिस्टल दिया उन्होंने। अच्छा, पिस्टल ऐसे पकड़ा गया? पिस्टल दिया, हाँ। इसको जब पिस्टल पकड़ा गए हैं, ये फिर अपनी तरफ निकल गया, वो उधर निकल गए। ये अपनी जगह पे गया, वहाँ से इसने अपना मोबाइल लिया, मोबाइल इसने अपना पीछे छोड़ा हुआ था, ठीक है, वहाँ से इसने अपना मोबाइल उठाया। फिर इसको इतला होती है, ये तकरीबन वकूवे के ऊपर भी आधे पौने घंटे के बाद पहुँचता है, ठीक है। फिर इससे जब सारे सवालों जवाब कंप्लीट हो गए, दोनों बंदे कंप्लीट हो गए, चीज़ें कंप्लीट हो गई, अब पिस्टल की बारी थी, इससे लेना था। अब इसको कहा कि भी 10 सुन गल कर बच्चा, ए पैसे भी तेरे पे ने, ए भी सारिया चीज़ां ने, हरामी तू है क्यों कत्ल किया, क्यों करवाया कत्ल? हाँ। वजह क्या है? वजह ही अब तक समझ नहीं आ रही। पहली बहन भी दी है, दूसरी भी, 2 भांजी है, पहली 2 और भांजी हैं। इसने कहा जी ये मेरी बहन के साथ जो बड़ा जुल्म करता था, दूसरी बहन के साथ जुल्म करता था, वो कुछ कहती थी, ये कुछ करता था। मुझे ये शक है कि इसके किसी और के साथ मामला थे। अच्छा। तो मेरा इसके साथ झगड़ा भी हुआ, 2-3 दफ़ा इसी बात के ऊपर झगड़ा हुआ। तो फिर एक दफ़ा ये हुआ कि हमारा दोनों का आमना सामना हुआ। मैं इसके पास गया, इससे बातचीत की, क्योंकि ये तो साबित हुआ कि उसके ऑफिस भी जाता था। ऑफिस में ये कहीं अनारकली बैठे हैं, वहाँ पे इसकी बातचीत हुई है, इससे इसकी गर्मी सर्दी हुई है, जिस पे उसने कहा कि अब मैं तुम्हें देखूंगा तुम किस तरह ये सारे जो मामलात को ना सीधा नहीं करते। तो जिसकी वजह से वो डर रहा था, और उसने उसका जिक्र अपनी बड़ी बेटी के साथ भी ये वाला किया था कि मुझे उससे इससे खतरा हो सकता है कि ये इसने मुझे इस तरह की हरकत की है मेरे साथ। और ये बाकायदा तौर पे खर्चा भी लेता था,
और इसकी बहन को बेनोई से, हाँ जी, बेनोई से खर्चा भी लेता था। और मकतूल की बीवी को ये सारे मामले का पता था कत्ल का, उसको सारा पता था इस सारे मामले का। हो। लेकिन जो मदईयान थे ना, जो पीछे थे इसके भाई वगैरह, नहीं मदई तो यही बना हुआ था, मदई तो ये था ना। उसके बाद फिर आ गया ना दूसरा मामला आ गया, जो लवाहिकीन थे उन्होंने फिर कहा कि जी इसको बीवी को दूर ही रखें आप। फिर बने का जब ये सारा इंकशाफ हुआ होने के बाद फिर मैंने बुलवाया, इसके अजीजों को बुलवाया जो पीछे बैक कर रहे थे। बीवी भी कत्ल में शामिल थी? बीवी को पता था सारी गेम का कि ये इसने मरवा दिया। अच्छा, उसको पता था सारा कि ये इसने मरवाया। लेकिन इनके घर वालों ने फिर सारा, फिर हमने तो फिर उसी तरह चलना था, हमारा कत्ल ट्रेस हो गया, ठीक है। और जो ये बंदे सारे के सारे फिर तीनों के तीनों जो बंदे थे, ये तीनों के तीनों इसमें चलान हुए, मान गया सारी हर चीज। और वजह क्या थी? बेनोई की प्रॉपर्टी पे कब्जा जो बेनोई ये कंगला था, इसको बड़े पैसे भी देती थी इसकी जो बहन थी, ठीक है। और ये चाहता था कि ये जो घर बेच के नया किसी जगह पे जाए जहाँ पे वो भी साथ रहे। अच्छा, ये शादीशुदा था? शादीशुदा था। ये कहता था या तो ये घर इसको दे दें, ये जो किराया उधर से लेते हैं, थोड़ा बहुत किराया ये दे दिया करें। ये एक्चुअल बात थी। बस इस चक्कर में आके, लेकिन वो चूंकि इसकी गर्मी सर्दी हुई वहाँ पे, ये उसको चैलेंज करके गया। उसके जवाब में इसने उस चैलेंज को पूरा करने के लिए ये बंदे दो नशइयों से जाके, तो ये नशइयों से डील इसने कितने पैसों में की और कैसे की? और ये मजे की राह चलते हुए नशइयों से डील मजे की बात है। ये देखें, राह चलते नहीं, ये जाता था उनके पास बैठता था, उनको तैयार किया बकायदा इसने। एक दफा 5,000 दिया, एक दफा 5,000 दिया, ठीक है। क्या और टीके लगाते थे वो? और नशई थे ना, टीके शिके लगाते थे। फिर जब जिस दिन मारा है उस दिन भी 5,000 दिया, 15,000 दिया, 35,000 उन्हें और देना था। 50,000 रुपए में डील? 50,000 रुपए में डील की थी इसने कि बंदा मारना है। ये 50,000 ये इंसान की सिर्फ 15,000 दिया, 35 नहीं दिया? 35 देना था अभी। अच्छा, उधार पे बंदा मरवा दिया? उधार पे बंदा मरवा दिया। और वो नशई, उनकी फैमिली होगी कोई? शहर आपको पता, वो घरों वालों ने छोड़ा होता है नशइयों को। नशई तो फिर इसी तरह होते हैं जगह जगह पे। तो पिस्टल इसी ने दिया था? पिस्टल इसी ने दिया, वापस भी इसी के पास था? रिकवर भी कर लिया? रिकवर भी हुआ सारा। अच्छा, तो अब मामू जो मुद्दई था वो खुद मुल्ज़म निकल आया जिसने ये कत्ल की वारदात करवाई। मुद्दई कौन बना? अब देखें, उसमें जो लवाहिकीन है एक्चुअली वो फिर मुद्दई बन जाते हैं। मुद्दई तो खुद चलान हो गया इसमें। उसके पीछे फिर एविडेंस होती है, जैसे वो कशफ थी, वो भी मौके की शादी थी। उसके बाद जो उसके कोई भाई वगैरह थे सारे ये। लेकिन आप कहें ना कि FIR के अंदर मुद्दई चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो फिर इस पे असरअंदाज नहीं होता ये सारा मामला? नहीं, उसमें देखे ना, उसमें बात ये थी कि ये कत्ल इस तरह का था, उसमें जो लवाहिकीन में चले जाए तो उसकी बीवी जिमनियों में जाके नहीं चेंज हो जाता? मैं चला, जिमनियों में तो हो जाता है ना सारा, लेकिन उसमें मुद्दई हेड के ऊपर चेंज नहीं होता ना, जिमनी के ऊपर चेंज होता है। नहीं तो फिर पैरवी कौन करेगा ऐसे केस? देखिए, पैरवी जो इसके अजीजो कारब है वही करेंगे ना, वो तो साबित होगी ना एक चीज। देखें, एक मुद्दई था, मुद्दई ने ही वो काम किया हुआ है। पुलिस नहीं मुद्दई बन सकती ऐसे मौके पर? नहीं, पुलिस देखें उस वक्त बनती है जब बिल्कुल कोई चीज ना हो, कोई दरख्वास्त देने वाला कोई ना हो। ठीक है ना। एक मर्डर हो जाता है जब जाते हैं, जिस तरह नामालूम कत्ल पड़ा होता है, डेड बॉडी पड़ी होती है, उसका कोई लवाहिकीन तौर पे पुलिस मुद्दई बन जाती है। लेकिन जब लवाहिकीन आते हैं पुलिस फिर हट जाती है। पुलिस रहती, उसके हाइडिंग, उसकी जो हेडलाइन है सारी, जो FIR है उसके अंदर रहता मुद्दई वही है। लेकिन नीचे फिर चेंज हो जाता है ना, जाके जिमनियों में सारा चेंज हो जाता है, और जो लोग पैरवी करने वाले होते हैं वही फिर मुद्दई होते हैं। लेकिन ये चूंकि मामला इस तरह के होते हैं कि ये कत्ल इस तरह का था कि फैमिली के अंदर ही कत्ल था, और जो माफ करने वाले भी वही थे। कशफ मिली आपको? कशफ भी उसके बाद मिली। क्या कहती? बस उसने कहा कि मैं सोच भी नहीं सकती कि ये वाला मामला मेरे मामू ने किया होगा, क्योंकि फिर वो दो पार्टियां बन गई ना। एक कशफ के साथ थी पार्टी, और एक उसकी माँ और इसके मामू के साथ थी। बाकी बहनें उसकी, बाकी जो दूसरा मामला वो उधर चले गए, ये अलहदा हो गए। फिर कशफ ने, मेरा ख्याल है, उसमें काफी पी भी उठाई इस सारे मामले के बाद। ये अल्टीमेटली फिर मेरा ख्याल है सुलह हो गई होगी। हम यकीनन इसकी सुलह हो गई होगी, क्योंकि हमने तो फिर परसू नहीं किया, फिर उसके बाद मैं चेंज भी हो गया। लेकिन ये मर्डर ऐसा मर्डर था जो कि सिर्फ एक छोटी सी बच्ची के ये बताने से कि ये आवाज मामू की लगी थी, और उसने भी टेक्निकली अपनी आवाज, उसे पता था कि ये मैं बोलूंगा तो दरवाजा खुल जाएगा। बीच में बहन को भी थोड़ा आसरा था, उसको भी पता था। तो बहन को जब तो वो दूसरी बहन ने शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, फिर भी अपना शौहर कत्ल करवा दिया, उसने क्या? लेकिन वो कहती है कि मुझे नहीं था पता कि ये इतनी हद तक चला जाएगा। अच्छा,
ये अब देखे ना, अब मौका तो मिला नहीं ना उन मुद्दइयों ने फिर हमें मौका दिया कि इसको नहीं, हम चालान करें, बता दिया हमने सारा। मकतूल की सीडीआर चेक कर रहे थे आप, मकतूल के बारे में लोगों से बयानात ले रहे थे, जो इल्जाम एक मुलजिम की तरफ से आयद किया गया, क्या उसकी तस्दीक हुई कि वो बाहर किसी लड़कियों के साथ या कोई खातून जिसके साथ राब्ते में? नहीं, तो ऐसे ही मार दिया ना, तो इसने लालच में मारा, ऐसे ही इसने सिर्फ लालच में मारा और इल्जाम उस पे गलत लगाया। इल्जाम उस पे, शरीफ आदमी था वो। अच्छा, शरीफ आदमी था वो, तभी तो डर गया था ना वो, इसी अपने साले से डर गया था, इसका नहीं किसी को बता पा रहा था कि जी मुझे इससे खतरा है। वो इसी के लिए कहता था कुंडी लगा के रखना, इसी के लिए, हाँ इसी के लिए, और उसने भी घर में ही कत्ल करवाया। और उसको ये अंदाजा था कि ये खुद चाहे ना मारे, ये बंदा इस तरह का विंगा है या किसी को भेज के मेरा नुकसान करवा सकता है, ये उसको पता था। और ये शादीशुदा था मुलजिम शादीशुदा था, बच्चे भी थे उसके, जाहिर है। फिर बाद में कहे नहीं आपको, आपने तो मेरे साथ डील की थी ये नहीं, वो उसने क्या करना, उसको पता चल गया था, वो पैसे भी सारे उनको उठा के दिए जो उनके पीछे वाले थे सारे, जो कशफ के साथ आते थे, इसके कजन वगैरह जो थे सारे, उसके को भाई वगैरह थे सारे मरने वाले के, तो उनको पता था, उनको बता दिया कि ये भाई, उनको ये भी बताया कि ये कैसे माना, कैसे ये ट्रेस कैसे हुआ, ये टेक्निकली हमने इसके साथ गेम की है। आतिफ भाई, रिश्तेदारी, आपस में शादी, इधर कोई वो भी नहीं था कि कोई किसी के साथ ताल्लुकात हो, फिर भी एक शरीफ बंदा जो सरकारी मुलाजिम भी था कत्ल हो जाता है। क्या वजूहात समझते हैं आप इन वाकयात की? क्या लोगों का दूसरे घरों में, जैसे साला है, मतलब उसका बहुत ज्यादा आना जाना घर में होना चाहिए, आपकी फैमिली में मुदाखलत करनी चाहिए, या फैमिली का सरबराह तो मैं समझता हूँ कि वालिद ही होता है, तो उसके बच्चे हैं, उसके वालिदैन हैं, जैसे वो फैमिली चल रही है, कोई सेपरेट है, कोई इकट्ठे रह रहे हैं, तो क्या दीगर रिश्तेदारों को इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए जैसे वो कर रहा था मामू? तो इसका नुकसान होता है जैसे इनको उठाना पड़ गया। देखिए, बात यह है कि जब भी कोई दूसरा आके किसी के घर में मुदाखलत करता है तो यकीनी तौर पे ख़राबी पैदा होती है। बिल्कुल सही है। जब ख़राबी पैदा होती है तो उसके नतीजे जो ना ख़ास तौर पे इसी तरह के निकलते हैं। अब देखें, ख़र्चा भी तो ले रहा है बहन से, ठीक है। अब उसको जब पता चलता है उसकी बहन के हस्बैंड को कि ये पैसे उधर देती है, तो जारी बात है उसने मना तो करना है ना उसे कि भी तू अपने बच्चों को देख, तू मतलब यानी उसी किन्ना का पालेंगे, ठीक है ना। वो इस बातों के ऊपर, लेकिन बहन चूँकि बहन थी, बहनें तो बहनें होती है ना, वो अक्सर आपने देखा होगा कई बहनें अपने भाइयों की खातर घर बर्बाद कर लेती हैं। ये भी इसी तरह का सीन था। सही, ठीक है। अच्छा, अगर जब उसकी पहली बहन, इस कातिल की पहली बहन फौत हुई, तो जैसे ये लालची था और जैसे वो अपने शौहर के साथ लॉयल आप बता रहे हैं, तो हो सकता है इसने उसे कोई जहरीली चीज खिला दी हो। उसकी मौत कैसे जवानी में? नहीं, उसकी मौत जो ना वैसे ही नेचुरल थी उसकी, चूँकि वो इसकी बहन थी तब ये छोटा था, ये 10 साल पुरानी बात थी, 12 साल पुरानी, 10-12 साल पुरानी बात है, तब ये उस मतलब नहीं था उस लेवल का। लेकिन जब चूँकि खाता पीता यही था, जो मकतूल है खाता पीता आदमी था, तो फिर जब एक बंदे को आदत पड़ जाती है कहीं से पैसे लेने की, तो फिर जब उसमें रुकावट पैदा बनती है तो फिर इस तरह के नतीजे निकलते हैं। तो ये जो ख़वातीन अपने भाइयों को, अपनी फैमिलीज को अपने घरों में इन्वॉल्व कर लेती हैं, उनके खतरे की घंटी बजती रहती है। 100% देखें, अगर आप मियाँ बीवी के दरमियान तीसरा बंदा आएगा, कोई भी आएगा, चाहे कोई रिश्तेदार है, करीबी अजीज है, कोई किसी किस्म का मतलब बीवी का भाई है या माँ बाप है, कोई भी, तो फिर ये खराबी कहीं भी हो सकती है। बाज़ दफ़ा लड़ाइयों की शक्ल में, बाज़ दफ़ा तलाक़ों की शक्ल में, बाज़ दफ़ा कत्लों की शक्ल में। बहुत इस वजह से ये कोशिश करनी चाहिए कि जो अपनी लड़ाई है अपने घर तक रखें, किसी को, बहन भाई को, किसी को भी इसको इन्वॉल्व ना करें। और ख़ासकर वो बेटियां जो अपने ससुरालों में हैं, वो ससुराल की बात आके अपने घर ना करें और अपने घर की बात जाके ससुराल में ना करें। सही, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि देखें बेटियां जो हैं बहुत नाजुक मामलात होते हैं। बेटियों के साथ जब माएँ राब्ते में रहती हैं कि उसके हस्बैंड ने क्या किया, उसके हस्बैंड ने आज ये लाया, ये खिलाया, ये पिलाया, देखें जो लड़की है उसकी किस्मत जो है ना वो अपने साथ है। बाप के घर में तो वो शहज़ादी है, आगे जब गई है तो वो नौकरानी भी हो सकती है। शहज़ादी अगर बनना है तो उसने खुद बनाना है, अपनी इज्जत, अपने घर वालों की इज्जत उस बेटी ने खुद बनानी है। बिल्कुल ऐसे ही, दुरुस्त बात। बहुत शुक्रिया आतिफ साहब। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी एक ऐसी भयानक वारदात जो अंधे कत्ल की वारदात थी, वो ट्रेस हुई। 3 बच्चियों के बाप को कत्ल कर दिया गया, सरकारी मुलाजिम था, घर के अंदर कत्ल की वारदात हुई थी। और बिल आखिर फिर बहुत कोशिशों के बाद आतिफ मिराज साहब और इनकी टीम ने इस केस को न सिर्फ हल किया बल्कि
मरकजी मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया और जो शूटर सिर्फ 50,000 रुपये उजरत पर उसने तैयार किए थे वो भी पकड़े गए। 15,000 लिया था, अभी 35,000 रुपये बाकी था। 15,000 एडवांस लेकर इन्होंने कत्ल की वारदात की और फिर अपने अंजाम को भी पहुंचे, उन्हें सजा भी मिली। बाद इस ऐसे वाकयात में सुलह भी हो जाती है क्योंकि करीबी अजीज थे। ज़रूर ये कोशिश करें कि जो बच्चियां जिनकी शादी हो गई हैं, उसका चाहे वो भाई है, कोई बहन है, वालिदैन है, वो उनके घर से दूर रहें, उनके घर में मुदाखलत ना करें। जब आप किसी के घर में मुदाखलत करेंगे, घुस जाएंगे, तो फिर ऐसे भयानक नताइज का सामना भी करना पड़ सकता है। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी और टीम तफ्तीशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।